7 अगस्त साल 1947 देश की आजादी से करीब एक हफ्ते पहले नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ब्रिटिश वाइसरॉय का स्पेशल डैकोटा विमान खड़ा था। यह विमान दिल्ली से कराची जा रहा था और इसमें जाने वाले शख्स थे पाकिस्तान की मांग करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। ब्रिटिश वाइसरॉय के विमान की सीढ़ियां चढ़ने से पहले मोहम्मद अली जिन्ना सीढ़ियों पर कदम रखते ही एक बात बोले कि अब कभी भी मैं अपने जीवन में हिंदुस्तान की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। ये बात सुनने वाला मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो शख्स खड़ा था वो शख्स था लॉरेंस ग्राफ्टी स्मिथ। लॉरेंस स्मिथ नवोदय राष्ट्र पाकिस्तान का नया ब्रिटिश हाई कमिश्नर था और मोहम्मद अली जिन्ना के कथन के कुछ 12 दिन बाद 19 अगस्त साल 1947 को जब लॉरेंस स्मिथ ने ब्रिटिश सरकार को अपना रूटीन टेलीग्राम भेजा, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने कहे ये शब्द खास तरीके से बताए। अब यहाँ पर 7 अगस्त को दिल्ली से कराची मोहम्मद अली जिन्ना तो चले गए, लेकिन उसके कुछ महीने बाद परिस्थिति कुछ अलग ही बयां कर रही थी। पाकिस्तान की स्थापना के कुछ महीने बाद जो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही नफरती वलन रखते थे, उनके सुर अब बदल चुके थे। उनके शब्दों में नरमास थी। हिंदुस्तान के प्रति पता नहीं कहां से, लेकिन उनके दिल में प्यार उमड़ रहा था। एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत के हाई कमिश्नर को अपनी ऑफिस बुलाया। तब पाकिस्तान में हमारे हाई कमिश्नर थे श्री प्रकाशन, और श्री प्रकाशन को मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया। उसके बाद एक औपचारिक मीटिंग और बहुत ही शॉर्ट औपचारिक वार्तालाप के बाद सीधा मोहम्मद अली जिन्ना बोल पड़े, प्लीज नेहरू को कहो मेरा दिल न तोड़े। मोहम्मद अली जिन्ना के स्वर में दुख, गमगीनी और थोड़ी लाचारी थी। उन्होंने श्री प्रकाशन को अपनी बात आगे कहते हुए कहा, मुंबई के लिए मुझे कितना खिंचाव है ये शायद आप नहीं जानते हैं। अभी भी मुझे वहां वापस जाकर बस जाने का मन होता है। प्लीज आप नेहरू से कहिए कि पुरानी बातों को भूलकर मुझे मुंबई स्थायी होने दे। श्री प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के मुख से ये शब्द सुनकर दंग रह गए। वो कंफ्यूज हो गए, क्या ये शब्द मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा है कि फिर उनको सुनने में भूल हो रही है? क्या मुंबई वापस आने का जिन्ना का दिल से मन है, और वो भी गिव मी पाकिस्तान का हुंकार करने के बाद, लाखों स्त्री पुरुष और बच्चों के खून की नदियां बहने के बाद? क्या ये सब होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना वापस भारत आने की बोल रहे हैं? श्री प्रकाशन को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। श्री प्रकाशन को जब मोहम्मद अली जिन्ना के शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ तो जिन्ना ने कहा, मैं सच में ये करना चाहता हूँ। और इसके बाद आश्चर्य में डूबे श्री प्रकाशन दिल्ली आए और प्रधानमंत्री नेहरू से मिले और उन्हें मिलकर जिन्ना के संदेश को शब्द सह नेहरू को बताया। यहाँ पर आश्चर्य की बात ये कि भारत देश के विभाजन के कुछ ही महीनों बाद जवाहरलाल नेहरू के विचार भी बदलने लगे थे। इतिहासकार स्टेलनी वॉलपर्ट ने नेहरू के शब्दों को बताते हुए कहा था कि नेहरू ने ये कहा था कि हमने शायद गलत कदम उठा लिया है। देश के विभाजन के बाद जो कुछ भी हुआ वो देखकर लगता है कि शायद दूसरा विकल्प जो भी था वो हमें अपना लेना चाहिए था। खैर, मुंबई वापस आने की मोहम्मद अली जिन्ना की महच्छा जानने के बाद जवाहरलाल नेहरू भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर भी तत्कालीन प्रतिभाव देने के बदले उन्होंने 6 महीने राह देखने की सोची, क्योंकि वापस हिंदुस्तान को एक करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं थी। और नेहरू के अनुसार नेहरू ये भी जानना चाहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना कोई संवेदनावश इमोशन के माध्यम से ये शब्द बोल रहे हैं या सच में ये करना चाहते हैं। और इसके लिए नेहरू कुछ समय प्रतीक्षा करना चाहते थे। वहां पाकिस्तान में क्षय रोग के कारण मृत्यु के समीप पहुंचने वाले जिन्ना के अंतिम घंटों के दौरान कहे जाने वाली जो बातें थी उनकी डॉक्टर डेफियन ने नोट ली थी। और डॉक्टर डेफियन के अनुसार जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। आज मुझे अगर मौका मिले तो मैं दिल्ली चला जाऊं और जवाहरलाल से कहूं कि भूतकाल में जो भी गलतियां हुई है उन्हें भुलाकर चलिए फिर से दोस्त बन जाते हैं। हालांकि जिन्ना को कोई ऐसा मौका मिला नहीं, क्योंकि नेहरू ने जो 6 महीने की मुदत मांगी थी उसे पूरा होने से पहले ही सितंबर 11 साल 1948 के दिन मोहम्मद अली जिन्ना मृत्यु को प्राप्त हो गए और पाकिस्तान हमेशा के लिए पाकिस्तान ही बना रहा। दोस्तों, मैंने कहा ये प्रसंग भले ही गई गुजरी बातें हो, फिर भी आज सवाल ये खड़ा होता है कि दोनों में से एक भी पक्ष अगर दिल से देश का विभाजन करना नहीं चाहते थे तो फिर भारत 2 टुकड़ों में बटा क्यों?
क्या साल 1947 के तत्कालीन संजोगों ने दोनों पार्टियों को मजबूर किया था? और अगर ऐसा था तो सवाल ये होता है कि आखिर ऐसे संजोग बने क्यों थे? नहीं, सवाल ये पूछना चाहिए कि आखिर ऐसे संजोग पैदा किसने किए थे कि न चाहते हुए भी भारत का विभाजन करना पड़ा। और इसके साथ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं मिली थी। चलिए इस सवाल के जवाब की खोज करते हैं और इस खोज के संदर्भ में मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ। आई होप इस प्रसंग को सुनने के बाद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अब अखंड भारत जब खंडित हुआ तो विस्थापित लोगों के घोड़े और बग्गियों के जो काफिले सरहद के इस और उस पार जाते थे, उसमें सैनिक भी शामिल थे। देशों के सैनिक भी अलग अलग देशों में स्थानांतरित होकर विस्थापित हो रहे थे। लेकिन हिंसा और अराजकता के वातावरण में सभी फौजियों का एक साथ दोनों देशों में विस्थापन कर देना आसान नहीं था। उसमें बहुत ही मुश्किलें थी और इसीलिए सैनिकों का विस्थापन धीरे धीरे हो रहा था, जिस कारण एक हिंदू भारतीय ऑफिसर मेजर ओंकार सिंह कालकट विभाजन के 35 दिन बाद भी अभी तक पाकिस्तान में ही रह गए थे। ओंकार सिंह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा में बिन्नू ब्रिगेड में अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे और अभी ये ब्रिगेड पाकिस्तानी आर्मी के अंडर में थी। लेकिन अंग्रेज ब्रिगेडियर C.P. मरे उसका चार्ज संभाले हुए थे और तब लगभग सभी वरिष्ठ होद्देदार अंग्रेज ऑफिसर ही थे। और इस दरमियान एक रोज की बात है जब पाकिस्तान के ब्रिटिश ब्रिगेडियर C.P. मरे बिन्नू से कुछ किलोमीटर दूर मोहाल नाम के सीमावर्ती एरिया में गए थे और उनकी गैर मौजूदगी में बिन्नू छावनी का पूरा कार्यभार मेजर ओंकार सिंह कालकट संभाल रहे थे। ये बात है 20 अक्टूबर साल 1947 की। ये दिन सोमवार का था और सोमवार के दिन हेडक्वार्टर के सूचन पत्र और संदेश उस चौकी पर पहुंचते थे। चौकी पर अपनी ड्यूटी बजाने वाले मेजर ओंकार सिंह को भी मैसेज का एक बिड़बिड़ा एक पैकेट मिलता है और उस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था और उस पर ब्रिगेडियर C.P. मरे का नाम भी लिखा हुआ था। अब सीलबद्ध ये टॉप सीक्रेट वाला पैकेट खोले या नहीं, इस बात की कश्मकश मेजर ओंकार सिंह के मन में चल रही थी। वैसे तो ये टॉप सीक्रेट संदेश ब्रिगेडियर C.P. मरे के लिए था, लेकिन तब मेजर ओंकार सिंह ने ये सोचा कि ब्रिगेडियर को आने में अभी देर है और अगर इस पैकेट में कोई ऐसी सूचना है जिस पर अभी के अभी निर्णय लेना हो या कोई एक्शन लेना हो, तो इसलिए इस टॉप सीक्रेट मैसेज को अभी के अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सोचकर मेजर ओंकार सिंह ने इस पैकेट को खोला और उसमें लाल मार्क वाला एक पत्र लिखा हुआ था और मेजर ओंकार सिंह ने जब इस पत्र में लिखे हुए शब्द पढ़े तो वो शॉक हो गए। पत्र में पाकिस्तानी सैन्य के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल फ्रैंक मेसरवी ने ऑपरेशन गुलमर्ग की पूरी पृष्ठभूमिका लिखी थी, जिसमें कश्मीर पर सशस्त्र कार्यवाही करने के अहवाल थे और उसका पूरा प्लान नक्शे के साथ वर्णित था। इसमें लिखा था कि कश्मीर में घुस करने के लिए रास्ता मुजफ्फरनगर, स्कर्दू, मीरपुर, पुंछ, बारामुल्ला और श्रीनगर तक जाएगा और कश्मीर पर अटैक की पूरी तैयारी इस लेटर में थी। यूं ये लेटर ना होकर एक लेटर बॉम्ब था और आक्रमण की ये गुप्त साजिश पढ़कर मेजर ओंकार सिंह के पांव के नीचे से मानो जमीन फिसल गई। ये सब क्या हो रहा है वो समझ नहीं पाए। वैसे तो 15 अगस्त साल 1947 के दिन अंग्रेज जब भारत छोड़कर चले गए तब पाकिस्तान और भारत अपनी अपनी राह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे और दोनों में से एक भी देश के भीतरी मामले में दखलंदाजी करने का अंग्रेजों का कोई अधिकार ही नहीं था। लेकिन यहाँ तो मेजर ओंकार सिंह ने देखा कि यहाँ तो ब्रिटिश ऑफिसर्स प्रपंच रच रहे हैं और भारत और पाकिस्तान का भावी वो निर्धारित कर रहे हैं। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही बड़ा षड्यंत्र बुना जा रहा था और वो भी ब्रिटिश अफसरों के द्वारा। और अगर भारत स्वतंत्र हो चुका था तो स्वतंत्रता के महीनों बाद ब्रिटेन आखिर ऐसा करेगा क्यों? तो दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि अभी भी अंग्रेजों को एक गहरी चाल खेलनी बाकी थी और वो साजिश सफल हो जाए उसके बाद ही अंग्रेज भारत को मौलिक रूप से स्वतंत्रता देकर अपने देश जाने वाले थे। और ये कठोर सत्य आज इतने साल बाद शायद मानने लायक ना लगे। शायद दोस्तों आप लोग इस बात पर विश्वास ना करो, लेकिन इस वीडियो में आगे सबूतों के साथ जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने तक आप इस बात पर अपना मौलिक डिसीजन अभी के लिए प्लीज होल्ड पर रखें। सितंबर 3 साल 1939 के दिन जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ
तब उस समय के अंग्रेज वाइस रॉय लॉर्ड लिलिंथगो ने 30 करोड़ की बस्ती वाले भारत देश के एक भी भारतीय को पूछे बिना ब्रिटेन की ओर से लड़ने के लिए हमारे भारतीय सैनिकों को ही दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया। और इसके लिए गांधी, नेहरू और सरदार पटेल को अपने विश्वास में लेने का तो छोड़ दो, उनको पूछने की भी तस्ती नहीं की। और ऐसे हमारे भारतीय जवान दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़े और हजारों भारतीय जवान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए लड़ने में भारतीय सोल्जर्स का बहुत बड़ा योगदान था। और बदले में हमें क्या मिला? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद साल 1919 में ब्रिटिशरों ने जलियांवाला बाग कर दिया, जिसमें 379 निर्दोष इंडियन, जी हाँ, पूर्ण रूप से निर्दोष स्त्री पुरुष मारे गए, जो बेचारे पंजाब में वैसाखी त्योहार को मनाने के लिए सिर्फ इकट्ठा हुए थे। वहां दूसरी ओर दोस्तों आयरलैंड की बात करें तो उस वक्त आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा हुआ करता था। यूके 4 देशों से मिलकर बनी एक रियासत थी, यानी कि एक किंगडम था, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड आते थे। और दूसरे विश्व युद्ध में आयरलैंड के प्रजाजनों के दबाव के कारण आयरिश सेना यानी कि आयरिश सैनिक ब्रिटेन के लिए जर्मनी के सामने वो दूसरा विश्व युद्ध लड़े ही नहीं थे। अब क्यों नहीं लड़े थे? तो दोस्तों महज 100 साल पहले ब्रिटिशरों ने जो आयरिश लोगों के साथ किया था वो आयरिश लोग भूले नहीं थे। हुआ यूं था कि साल 1845 से लेकर साल 1849 तक आयरलैंड में अकाल पड़ा था, लेकिन अपने ही देश का हिस्सा होने के बावजूद भी और ब्रिटिशरों ने अपने अनाज के गोदाम भरे होने के बावजूद भी आयरलैंड में अनाज मुहैया नहीं करवाया और 10 लाख आयरिश इस दुष्काल में मारे गए। और इसके अलावा और कई सारे आयरिश परिवार उस दरमियान अपने देश को छोड़कर अमेरिका चले गए, जिसमें एक परिवार पैट्रिक कैनेडी का भी था, जिसकी चौथी पीढ़ी यानी कि जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के प्रमुख बने थे। और इस दुष्काल के दरमियान इंग्लैंड के अंग्रेजों ने जो आयरिशरों के साथ किया वो आयरिश कैसे भूल पाते। हालांकि विश्व युद्ध के बाद आयरिश ब्रिटिशरों से आजाद हो गए और आयरलैंड नाम का एक नया देश स्थापित हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों आपको बताऊं तो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए भारत के आगेवान जितनी कोशिश नहीं कर रहे थे, उससे ज्यादा कोशिश तो अमेरिका के तत्कालीन प्रमुख रूजवेल्ट कर रहे थे। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट दूसरे विश्व युद्ध के भड़के में सामने से चलकर कूदना नहीं चाहते थे, लेकिन वहां हिटलर देखते ही देखते यूरोप के 8 देशों को जीत चुका था और उसने ब्रिटेन पर भी हल्ला बोलना शुरू कर लिया था। और जिसके चलते विंस्टन चर्चिल आर्थिक और लश्करी सहायता के लिए अमेरिका के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो गया था। और इसके बाद प्रमुख रूजवेल्ट ने चर्चिल को रूबरू मुलाकात के लिए बुलाया और मदद देने के बदले उन्होंने ये कहा कि ब्रिटेन विश्व युद्ध के बाद अपने जीते हुए सभी देशों को स्वतंत्रता दे देगा और उन देशों को अपना भावी तय करने के लिए मुक्त कर देगा। यहाँ लग रहा था कि अमेरिका भारत की ओर से आजादी के सुर पुकार रहा है, लेकिन चर्चिल भारत विरोधी था दोस्तों। पर फिर भी उस समय रूजवेल्ट की हाँ में हाँ उसने मिला ही दी, क्योंकि उसके सिवा उसका कोई चारा नहीं था। और रूजवेल्ट ने उस समय जो भारत का पक्ष लिया, उसके बाद साल 1941 में जब ये बात भारतीयों को पता चली तो यहाँ पर हर्ष और उल्लास था। लेकिन ये उल्लास ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका से वापस ब्रिटेन पहुंचते ही चर्चिल सिर्फ भारत के मामले में मुकर गया। चर्चिल ने कहा कि भारत तो अनेक राज्यों में, अनेक भाषाओं में और अनेक प्रांतों में बटा हुआ देश है और इसलिए इस देश को तो आत्मनिर्भर होने की छूट देनी नहीं चाहिए। और चर्चिल के इस बयान के बाद भारतीयों का आनंद आक्रोश में बदल गया। वहां फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने चर्चिल से इसका स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन चर्चिल रूजवेल्ट को भारत के मामले में गोली पर गोली देता रहा, क्योंकि साल 1757 से प्लासी के युद्ध से लेकर पिछले 184-85 सालों तक भारत को परतंत्र रखकर यहाँ से खजाना लूटने वाले अंग्रेज आगे भी कई सालों तक भारत को स्वतंत्रता देना नहीं चाहते थे। ऊपर से चर्चिल तो एक नंबर का भारत विरोधी, और ऐसे में अंग्रेज भारत को हमेशा के लिए अपनी कॉलोनी बनाए रखने का गुलाबी अरमान सजाए हुए थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के इन गुलाबी अरमानों को दूसरे विश्व युद्ध ने तोड़कर रख दिए, जब विश्व की चक्रवर्ती सुपर पावर माने जाने वाला ब्रिटेन घुटनों पर आ गया था। सिर्फ 8 दिन के युद्ध में ही ब्रिटेन के हाथ से सिंगापुर जापानियों के पास चला गया था
और ब्रिटेन के कई सारे प्रदेश जापानियों ने जीत लिए थे और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की बहुत ही बड़ी तबाही हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ ब्रिटेन ने अपने करीब 16,000 टैंक्स, 42,000 विमान, करीब 150 सबमरीन और 900 लड़ायक मालवाहक जहाज गुमा दिए। इसमें करीब 4.5 लाख अंग्रेज भी मारे गए और उसे 120 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ। और यहाँ पर दोस्तों कई लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो युद्ध के लिए ब्रिटेन खर्चा करता था उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो यहाँ से भारत देता था। ऊपर से ब्रिटेन की जरूरत के वॉर सप्लाई यहाँ से पहुंचे थे और सिर्फ भारत में ही हमारे घरेलू करीब 15 लाख भारतीय कारीगर ब्रिटेन के लिए युद्ध में इस्तेमाल करने वाली चीजें बनाते थे। ब्रिटिश राज परिवार और ब्रिटेन ने अपनी शाख पर देशों को और लोगों को गुलाम बनाया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की असली औकात क्या है वो सामने आ गई थी। ब्रिटेन की बांधी मुट्ठी खुल चुकी थी और दोनों विश्व युद्धों में दुनिया ने देखा कि ब्रिटेन ने जो सबसे बड़ी चीज गुमा दी है वो थी उसकी सालों पुरानी प्रतिष्ठा। साल 1942 में लोगों ने ये देखा, महज 36,000 जापानी सैनिकों ने 8 दिन में ब्रिटिश सैनिकों को घुटनों पर लाकर सिंगापुर जीत लिया था। और इस घटना को बयां करते हुए सिंगापुर के सबसे पहले प्रधानमंत्री ली क्वाल यू ने यह कहा था कि जापानी सैन्य ने जब सिंगापुर पर हमला किया तो वहां से ब्रिटिश सैनिक लड़ने के बजाय भाग गए थे और कई ऐसे सैनिक जिन्हें भागने का मौका नहीं मिला, उन्होंने कोई भी प्रतिकार किए बिना जापानी सैन्य के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन भारतीय सैनिकों ने निडरता पूर्वक जापानियों का मुकाबला किया था और ऐसे ब्रह्मदेश, ग्रीस, मलय, सिंगापुर और इन सभी मोर्चों पर ब्रिटिशरों की बांधी मुट्ठी अब खुल चुकी थी। वर्षों से हमारी भारतीय प्रजा जिन ब्रिटिशरों को इनविंसिबल यानी कि अपराजित मानती थी, उनको जापानियों ने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। और तब भारतीयों ने देखा कि क्या ये ब्रिटिशर वही है जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था। और ये सब देखकर लोगों को लगा कि ये अंग्रेज अपराजित तो नहीं है। मेजर जनरल उदय चंद दुबे जब 90 साल के हुए तब उन्होंने अपने दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सब देखकर कुछ भारतीय सैनिकों ने उन्हें अपशब्द कहने वाले और उनको प्रताड़ित करने वाले कई अंग्रेज अफसरों को मौका मिलते ही शूट करके मार दिया था। और जब भारत सहित दुनिया के देशों ने ब्रिटिशरों के सामने लाल आंख करना शुरू कर दिया तो एक ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के सचिव अलेक्जेंडर केडोगा ने यह कहा कि हमारा सैन्य पूरे विश्व में हंसी का पात्र बन गया है। और ये सब देखकर भारत में 1941-42 के बाद स्वतंत्रता संग्राम और जोर पकड़ने लगा। और ये सब बातें सुनकर जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो सालों पुराने अपने आलस्य को मरोड़कर अब सुसुप्तता से जागृत हो उठी और भारतीय सेना के कई सारे फौजी जो ब्रिटिशर्स के अंडर में काम करते थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़कर आजाद हिंद फौज का हिस्सा बने। और ये सब देखकर प्रजाजनों में भी देशभक्ति जाग उठी। गांधी, नेहरू और सरदार पटेल ने भी स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिए। हालांकि ब्रिटिशरों को गांधी और नेहरू की परवाह नहीं थी, लेकिन उनको जो चूबा वो थे भारतीय जवान यानी कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जवान, जो अब ब्रिटिशरों से नाता तोड़कर आजाद हिंद फौज में शामिल होकर बगावत पर उतर गए थे। और यही ब्रिटिशरों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। और दूसरे विश्व युद्ध के चौथे साल यानी कि साल 1943 तक अंग्रेजों को और ब्रिटिश क्राउन को भी ये पता चल गया था कि ब्रिटिश ताज के ज्वेल इन द क्राउन कहे जाने वाले भारत में अब शहनशाही राज्य खत्म करने का समय आ गया है। भारत में अब अंग्रेजों की नौटंकी ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं थी और इसीलिए साल 1943 में अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि भले ही वो भारत को हमेशा के लिए गुलाम ना बनाए रख सके, लेकिन जितनी देर तक इसे खींच सके खींचे रखो। अंग्रेज इसे खींचना इसलिए चाहते थे क्योंकि हिंद महासागर के रीजन में तब भारत ब्रिटिश राज का एक पावर सेंटर था और ये तय था कि जैसे ही भारत इंडिपेंडेंट हुआ वैसे इजिप्ट, बर्मा, ब्रह्मदेश, शिलोंग, जॉर्डन, पैलेस्टाइन, इराक जैसे कई सारे देश अंग्रेजों से छुटकारा पाने की जंग शुरू कर देंगे। अब इसके अलावा अंग्रेजों को एक चिंता और भी थी कि नॉर्थ में से जारशाही रशिया ब्रिटिश इंडिया पर कभी भी आक्रमण कर सकता था, क्योंकि रशिया साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में अपना दबदबा बनाना चाहता था। और रशिया की नजर कराची पोर्ट और ग्वादर पोर्ट पर थी जो ब्रिटिश इंडिया में आते थे और आज के तत्कालीन टाइम में जो बलूचिस्तान में है। ब्रिटिशर्स इन पोर्ट्स को कंट्रोल करके यूरोप से अपना बिजनेस बनाए रखे थे
और वो चाहते थे कि इंडिया आजाद हो या ना हो, लेकिन इन पोर्ट्स पर उनका दबदबा होना चाहिए। जबकि नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी भारत का और इन पोर्ट्स का भविष्य अपने तरीके से निर्धारित करना चाहते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी फंसे थे। अब एक तरफ स्थिति ये थी कि ब्रिटिशर्स भारत को बहुत ज्यादा देर तक गुलाम बनाए नहीं रख सकते थे। ऊपर से वो ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट और भारत के बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाहों से वो अपना एक्सेस खत्म भी नहीं करना चाहते थे। इस समस्या का निजात पाने के लिए अंग्रेजों के दिमाग में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सूझा। अंग्रेज मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों को उकसाकर भारत को तोड़कर एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे और बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में जो छोटे बड़े नवाबों के राज थे उन सभी को इकट्ठा कर कर ऐसा एक मुस्लिम राष्ट्र बनाया जा सकता था। ये बात अंग्रेज बखूबी जानते थे। इसलिए बांटो और राज करो, ये उनकी पुरानी नीति को ध्यान में रख के अंग्रेजों ने जाते जाते भी अपनी ये बदनुमा कोशिश को तत्काल प्रभाव में डाला। क्योंकि अंग्रेजों के लिए पंडित नेहरू, सरदार पटेल और गांधी जी के बदले मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काम करना और बातें मनवाना बहुत ही आसान काम था। सोचिए दोस्तों कि जन्मजात ठग वृत्ति वाले अंग्रेज इस अखंड राष्ट्र को तोड़कर कितना खतरनाक बीज बो गए, जिसके परिणाम सालों तक भारत और पाकिस्तान की आम जनता, मध्यम वर्गीय और गरीब जनता भुगत रही है। अब दोस्तों, भारतीय मुस्लिमों को उस वक्त ये अलग राष्ट्र बनाने का आइडिया बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगा। अंग्रेजों ने ब्रिटेन में एक गोलमेजी परिषद रखी थी और उस वक्त मुस्लिम लीग के कई सारे सदस्य इंग्लैंड में मौजूद थे, फिर भी वो इस परिषद में हिस्सा लेने के लिए गए ही नहीं थे। इतना ही नहीं, इस परिषद के समय पर मोहम्मद अली जिन्ना भी इंग्लैंड में ही थे और वो भी वहां पर भाग लेने के लिए नहीं गए थे। इसके बाद भारत में भी मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन फेल हो गया था। इस तरीके से मुस्लिम लीग को चारों ओर से किसी भी मुसलमान का ही प्रतिसाद नहीं मिल रहा था और एक अलग राष्ट्र बनाने में तो इक्कल दुक्कल लोगों को छोड़ दो तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था। इस दरमियान मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड में वकालत कर रहे थे और वकालत में वो इतना कमा रहे थे कि उन्होंने हैम्पस्टेड में एक बंगला और लंदन में 7 घर ले लिए थे। उस दरमियान मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना परमानेंट एड्रेस भी मुंबई नहीं लेकिन लंदन बताया था और आगे आने वाले दिनों में अगर जिन्ना लंदन में ही अपना बसवाट चालू रखते तो भारत का खंडन नहीं होता, पाकिस्तान नाम के देश का सर्जन नहीं होता और अंग्रेज इन दोनों देश को बांटने के अपने अरमान पूरे नहीं कर पाते। लेकिन पता नहीं कैसे किसके कहे अनुसार मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्ना को रूबरू मिलकर लंदन से भारत आने की बात कही और मुस्लिम लीग को संभालने के लिए कुछ भी करके मना लिया। और इसके बाद धीरे धीरे लोगों का माइंड वॉश होता रहा और अलग राष्ट्र बनाने के सुर पर सुर उठते गए। और अलग राष्ट्र भी किसके नाम पर? तो संप्रदाय के नाम पर। इसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस को हाईजैक करने के बाद मुस्लिमों में जिन्ना की प्रतिष्ठा बढ़ गई और उन्होंने कौमवादी सिक्का चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों बाद चारों ओर कौमी दंगे भड़क गए। और उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि मुझे पाकिस्तान दे दो, नहीं तो ये कौमी दंगे चालू ही रहेंगे। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना और ब्रिटिशर्स मानो लगता था एक एजेंडा के मुजब काम कर रहे हैं। इस बीच दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों को बहुत बड़ा फटका लगा। आजाद हिंद फौज भी खड़ी हो गई और अंग्रेज अब भारत पर अधिक देर तक शासन कर सके ऐसी स्थिति में नहीं थे। अब इसके बाद आखिरकार जब अंग्रेजों को अपने सारे हथियार टाल देने पड़े तो उन्होंने अपनी आखिरी चाल चली और इस आखिरी चाल चलने के लिए आर्कीबाल्ड वेवेल को बदलते हुए अंग्रेजों ने लॉर्ड लुइस माउंटबेटन को 22 मार्च साल 1947 के दिन भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया और माउंटबेटन अंग्रेजों के एक एजेंडे के लिए आया था। माउंटबेटन को बताया हुआ एजेंडा ये था कि एक तो भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता देनी नहीं है, सिर्फ स्वतंत्रता देने का दिखावा करना है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर यानी कि सत्ता का हस्तांतरण ये शब्द प्रयोजन करना है, इंडिपेंडेंस शब्द यूज नहीं करना है। माउंटबेटन को दूसरी हिदायत ये थी कि पाकिस्तान का सर्जन करना है और भारत के टुकड़े करने हैं और सत्ता के हस्ताक्षरण के बाद भारत की अनुमति से जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ देना है। माउंटबेटन को इसी एजेंडा के तहत यहाँ भारत में भेजा गया था और उन्हें ये काम खुलेआम नहीं लेकिन चुपके से अंडर द टेबल करने थे। अब माउंटबेटन जब इसी एजेंडे के तहत काम करने लगा और गांधी जी को जब लगा कि भारत के टुकड़े होने तय है तो उन्होंने एक मुहिम, एक झुंबेश जारी की।
गांधी जी शुरुआत में किसी भी हालात में देश के टुकड़े होने देना नहीं चाहते थे और इसीलिए गांधी जी ने 31 मार्च साल 1947 के दिन माउंटबेटन के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जिन्ना को मिड टर्म की सरकार रचने दो। तब माउंटबेटन ने पूछा कि जिन्ना आपके सूचन का क्या प्रतिभाव देंगे। तब गांधी जी ने जवाब दिया कि जिन्ना को अगर ये पता चला कि सूचन मैंने दिया है तो वो कहेंगे चालबाज गांधी। लेकिन दोस्तों मानो कि भारत के टुकड़े करने का पूर्णतः एजेंडा रचकर आने वाले माउंटबेटन ने गांधी जी का ये प्रस्ताव कभी मोहम्मद अली जिन्ना को दिया ही नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये बात मत भूले कि शुरुआत में भारतीय मुस्लिम मेजोरिटी लोग एक अलग राष्ट्र की स्थापना करने के पक्ष में नहीं थे। पाकिस्तान की चटपटी सिर्फ जिन्ना और उनके समर्थकों की ही थी। इसके अलावा दोस्तों अंग्रेजों ने एक और पैंतरा किया कि साल 1942 के जून महीने से लेकर साल 1945 तक कंटिन्यू 1040 दिन तक यानी कि करीब 3 सालों तक जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया ताकि जवाहरलाल गांधी जी का साथ देकर जिन्ना के काम में रोड़े न डाले और ऐसे जिन्ना का काम आसान हो जाए। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही नहीं लेकिन कई सारे देशभक्त और आगेवानों को अंग्रेजों ने उस समय जेल में डाल दिया था। अब दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारी जगह पर आप सत्ता का परिवर्तन या पूर्ण इंडिपेंडेंस यानी कि संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं ऐसे शब्द सुने होंगे। तो क्या भारत पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सारे दावपेच 1947 या उससे पहले के थे। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ। इसकी एक और कहानी है जिसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आप ये बात समझ लो कि आज भारत चाहे तो ब्रिटेन को झुका सकता है और आज कोई भी देश भारत पर अपना दावा नहीं कर सकता है। अब दोस्तों इस पूरे वीडियो के बाद जो एक बात रह जाती है वो ये है कि साम्राज्यवादी अंग्रेजों ने अपना नीच स्वार्थ साधने के लिए भारत की जो भोली भाली जनता की दुर्दशा की उसकी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ भारत की भोली भाली जनता की तो आप इस जनता में पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी गिन सकते हो। तो दोस्तों बने रहे द नॉलेज के साथ, अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।